हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा, मैंने आपसे बातें की थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर प्रेशर क्या अफेक्ट करता है, वो सब मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और अब मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके वीडियो देखने के बाद आपने वो नोट्स लिख लिए होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो में जो भी मैंने बताया था वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो बेटा, अभी हम लोग ने सॉलिड से डील कर ली, हम लोग ने लिक्विड से डील कर ली। अभी एक ही फैक्टर बचा है जिससे हम लोग को डील करना बाकी है, दैट इज़ गैसेस। तो आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को बात करनी है। नॉर्मली क्या होता है, जो गैस होते हैं वो नॉर्मली लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन सब गैसेस नहीं होते। कुछ गैसेस सॉल्युबल होते हैं, कुछ गैसेस इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड आप देखोगे तो जो वाटर है उसमें सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर के साथ वो रिएक्शन भी करता है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हमें ये देखना है कि दो फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग पहला सीखेंगे प्रेशर के बारे में, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा कि हम लोग को दो लॉज इधर सीखने हैं। पहला लॉ हेनरीज लॉ है जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूँ, दूसरा लॉ राउल्ट्स लॉ है, वो इसके बाद सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग दो लॉ से डील करेंगे और आपको अच्छी तरह से वो समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, चलो चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसके लिए मैं पहला लिख रहा हूँ फर्स्ट कंटेंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और जब आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करोगे तो बेटा इसमें हमेशा आएगा हेनरीज लॉ। तो बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड में हेनरीज लॉ। देखते हैं हेनरी ने क्या बोला है। तो हेनरी ने क्या बोला है, इट स्टेट्स दैट द solubility of gas in a liquid is directly proportional to the pressure of a gas over the solution. सो ये स्टेटमेंट है हेनरी साहब का। तो हेनरीज ने क्या बोला था कि इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक लिक्विड लिया और उसमें आपने गैस भर दिया और उस गैस को आप प्रेशर से भर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा इसने बोला है। देखते इसका एक बेटर एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं इसका डेरिवेशन कर लूँ, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेटा इसने क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हम लोग एस मान के चलते हैं। ठीक है, एक वर्ड आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको मालूम है ये साइन रहेगा उसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस, तो हम लोग प्रेशर को P मान के चलते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ आपको मालूम है ये बन सकता है। ठीक है, तो आपको तो ये पता है कि ये साइन निकालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या रख पाते हैं। तो S इज इक्वल टू K कांस्टेंट है H इंटू P। अभी आप बोलोगे सर K मालूम पड़ा, कांस्टेंट है, H क्या है भाई, साइंटिस्ट का नाम ही है ना हेनरी। तो कोई भी साइंटिस्ट अपना नाम तो देने वाला ही है, तो ऑब्वियसली इस KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इस KH को क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, या हम लोग इसको बोलेंगे हेनरीज फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, हेनरीज फॉर्मूला। तो अगर हम लोग को KH मतलब जो हेनरी कांस्टेंट है, अगर उसकी यूनिट निकालनी है तो देखो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। KH इज इक्वल टू S अपॉन P आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा। अभी मुझे बताइए सॉल्युबिलिटी का यूनिट मैंने क्या बोला था, हाँ पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, इट इज़ मोल पर लीटर। तो आप देख सकते हो इसका क्या होगा, मोल पर लीटर। और प्रेशर जो है नॉर्मली याद रखना, हम लोग जब स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चलते हैं, अभी हेनरीज लॉ की जो भी कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे काम करता है हेनरीज लॉ। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम लोग चलेंगे तो बेटा उसके लिए हम लोग को प्रेशर हमेशा बार में मेजर करना पड़ेगा। किस में मेजर करना पड़ेगा, बार में। तो ऑब्वियसली प्रेशर के तो आपको मालूम है बहुत
यूनिट्स होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद बार होता है, उसके बाद टोर होता है, ये तो मिलीमीटर ऑफ एच होता है, बहुत सारी यूनिट है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड की बात करोगे, मतलब एक पक्का जिसके ऊपर भरोसा रख सकते हैं, तो वो होता है बार। तो बेटा हमेशा याद रखो, इसमें प्रेशर हमेशा बार में मेजर करेंगे, ठीक है। तो इधर लिख देता हूँ बार इज इक्वल टू के एच। तो मुझे बताइए के एच का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर बार, बराबर ना। तो याद रखना बेटा, सीईटी में आ भी सकता है, जेई में तो नॉर्मली नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ऐसा जेई में इतना सिंपल सवाल नहीं पूछते, लेकिन सीईटी में आप देख सकते हो ये सवाल पूछा जा सकता है। सो के एच हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट है मोल पर लीटर पर बार। समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं इसका एक बेटर एग्जाम्पल क्या है। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। तो आपको इतना पता है, ये याद रखना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। चलो अभी मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ ये कैसे होता है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग नॉर्मली याद रखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स। अभी गर्मी के मौसम ऑब्वियसली चालू था, गर्मी का मौसम चालू था। तो आपको मालूम है जब गर्मी के मौसम में हम लोग को अगर ठंडा कुछ महसूस करना है तो हम लोग नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो आपको इतना मालूम है, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो, हम लोग जनरली एक कोका कोला लेके चलते हैं। कोका कोला की बॉटल अगर मैंने खरीदी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आप देख सकते हो ढक्कन रहता है। वो ढक्कन क्या सिर्फ ऐसे उंगली से तो नहीं निकल सकता ना, बराबर। उस ढक्कन को निकालने के लिए हम लोग को ओपनर चाहिए। तो हम लोग जब उसको ओपनर निकालते हैं और थोड़ी ताकत लगाते हैं तो वो खुल जाता है, लेकिन खुलने के बाद उसमें से गैस बाहर आ जाती है। क्या बाहर आ जाती है? गैस बाहर आ जाती है। तो बेटा मुझे बताइए, जब तक वो ढक्कन उसके ऊपर था तब तक वो गैस अंदर ही थी, बराबर है। लेकिन जब ढक्कन खुल गया तो गैस बाहर आ गई। तो मुझे बताइए, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, आप सबको पता है, वो तो क्या छोटे छोटे बच्चों को पता है। तो बेटा मुझे बताइए, वो जो बॉटल है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, आप देख सकते हो, मुझे तो ड्राइंग इतना नहीं आता लेकिन मैं बॉटल बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन द ड्राइंग। ओके, ये छोटी सी बॉटल समझो और इसको समझो हम लोग ने एक ढक्कन लगा के रखा है। कोका कोला की बॉटल समझो, ओके, लिख देता हूँ भाई कोका कोला। ओके, ऑब्वियसली यहाँ तक भरी हुई है वो, ठीक है। जब तक ये ढक्कन इसके ऊपर रहेगा, ये जो गैस है बेटा, ये जो गैस है इधर, मैंने क्या बोला था, प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, गैस ओवर द सॉल्यूशन, प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन रहेगा, इतना याद रखो। ओके, इधर गैस भरी रहेगी। तो ये गैस जब तक ये ढक्कन है, जब तक इधर ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ये गैस इसमें डिजॉल्व रहेगी। मतलब जितना प्रेशर ज़्यादा रहेगा उतनी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे तो बोला ना सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना ही चाहिए, उसको तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। तो क्या होगा इसमें, जब तक ये ढक्कन, जब तक ये लीड, ओके, जब तक ये लीड इसके ऊपर है तब तक बेटा आप क्या देख सकते हो, ये गैस इसमें डिजॉल्व होगी। और जैसे ही आपने इस लीड को रिमूव कर दिया ओपनर से, तो ये गैस झट से बाहर आ जाएगी ऑब्वियसली, और उसमें से जो भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर चली जाएगी। तो मुझे बताइए, अभी गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व है क्या? नहीं, बाहर चली गई। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो इतना आपको पता चल रहा है, जैसा प्रेशर बढ़ रहा है वैसा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, जैसा प्रेशर कम होगा वैसा सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, मतलब गैस बाहर आएगी। समझ में आ गया तुम लोग को? समझ में आ गया। तो बेटा हेनरीज लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल्स हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप वो मत करना, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला है ये सब। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि हेनरीज लॉ लिखो, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने हैं, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको पता चल गया है। सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी गैस की, इन लिक्विड, प्रेशर बढ़ेगा तो, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं अभी इसका क्या इफेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। बहुत आसान एग्जाम्पल है, आप सिर्फ लॉजिक लगाना। बेटा मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें मैंने पानी भर दिया, ओके, उसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। और उसमें मैंने कोई गैस डिज़ोल्व कर दी। क्या कर दी? गैस डिज़ोल्व कर दी। क्या कर दी?
गैस डिजॉल्व करती है, मतलब वो गैस पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल है, बराबर है। वो जो गैस है पानी में पूरी तरह से सॉल्यूबल है। मैं गैस का नाम नहीं बताऊंगा कि कोई भी गैस हो सकती है। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बताया तो मुझे उसकी सॉल्युबिलिटी बतानी पड़ेगी, तो हम लोग नॉर्मल एक गैस मान के चलते हैं, ठीक है। सो एक गैस मैं उस पानी में डुबो चुका हूँ, मतलब ये गैस इस पानी में डिजॉल्व है, तो समझ लो ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, इधर समझ लेना, ठीक है। आजू बाजू में गैस के मॉलिक्यूल्स है, बाकी सब लिक्विड है, ओके। तो इसके ऊपर मैंने प्रेशर डाला नहीं, क्योंकि मैं प्रेशर की बात ही नहीं करने वाला, ओके। मुझे टेम्परेचर की बात करनी, तो मैं इसको हीट करूँगा। अभी मुझे बताइए, हीट करने के बाद अगर मैंने इसको बर्नर से हीट किया, ठीक है, बर्नर से अगर हीट करूँगा तो पहले कौन उड़ेगा, पहले कौन वेपराइज होगा, सीधी सी बात है। एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, गैसेज कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं, बराबर, हल्के होते हैं, तो वो जल्दी जाएंगे बाहर। तो ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ओके, बाहर चले गए, मतलब पहला गैस उड़ जाएगा इसमें से और लिक्विड बचा रहेगा, बराबर है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अरे मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं गैस के, मतलब गैस बाहर जा रहा है, मतलब पानी में डिजॉल्व है क्या गैस? नहीं। मतलब जैसा जैसा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम होगी ना, क्योंकि ये बाहर जा रहा है भाई, इसमें क्यों कहाँ रह रहा है वो, समझ में आ गया। तो आपको एक हमेशा याद रखना है प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होती है और सॉल्युबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मतलब ऐसा रहेगा, बराबर है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये गैसेस के मॉलिक्यूल बाहर जाने की जो भी रेट होगा वो ज़्यादा रहेगा और ये बाहर जाएंगे और बेटा इधर सिर्फ लिक्विड रहेगा, ओके। जब तक मैं हीट नहीं किया था, जब तक मैं हीट नहीं किया था तब तक ये आराम से एक दूसरे से मिल रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे, लेकिन जब मैं हीट करना चालू कर दिया ऑब्वियसली इनमें थोड़ी हलचल मची और ये ऊपर चले गए, निकल गए। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस गायब होते रहेगा, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कैसी हो गई, कम हो गई ना। तो इतना याद रखो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वही हम लोग लिखना चाहेंगे। चलो इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉमन लाइफ का एग्जांपल है वो। चलो सो मैं क्या लिखूंगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग, एज टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, इन लिक्विड डिक्रीजेस। आ गया समझ में, इन लिक्विड डिक्रीजेस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही बोलते हैं, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिश्ता क्या है। चलो तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता, दो बार तो क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली आप प्रैक्टिस पेपर्स में देख सकते हो या नॉर्मली CET के पेपर में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अभी मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन, वाई डू aquatic animals prefer to stay at lower water level during hot summer season, देखो हमारा जो भी नेचर है उसका चमत्कार देखो क्या होता है, ओके। मछलियों को ज्ञान नहीं रहता है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर, बराबर है, मछलियाँ होगी, कछुए रहेंगे, वो सब, उनको ऑब्वियसली भगवान ने क्या किया है, तो नॉर्मली बोलते हैं ना हम लोग कि बुद्धि नहीं दी है लेकिन उनको सेंस दी है। तो जब समर सीज़न आता है, बहुत कड़क समर सीज़न आता है, मतलब जिसमें धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो समर सीज़न में ये जो एक्वेटिक एनिमल है वो हमेशा जो भी समुंदर है उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं, समुद्र के लो वाटर लेवल में बैठ जाते हैं, ऊपर आते ही नहीं है, ओके। क्यों ऐसा? तो देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता चल गया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एकदम गर्मी के सीज़न में, मतलब जहाँ धूप ज़्यादा होती है, गर्मी के सीज़न में जो भी पानी में रहने वाले जो भी जानवर है
पानी में रहने वाले जो भी जानवर है वो कभी भी पानी के सरफेस पे नहीं आते, वो कहाँ रहते हैं, लो वाटर लेवल पे रहते हैं। ऐसा क्यों, चलो देख लो ऐसा क्यों। तो बेटा ये नॉर्मल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसका रीज़न तो आपको मिलेगा टेम्परेचर के हिसाब से। चलो हम लोग देख लेते। तो हम लोग ने क्या बोला है, प्रीफर टू सेट लो वाटर लेवल। चलो तो हम लोग को एक समुंदर बनाना पड़ेगा। चलो एक समुंदर है, समझ लो एक समुंदर है। अभी समुंदर तो मुझे इतना बनाना नहीं आता, लेकिन हम लोग ये बना लेते हैं। दिस इज़ वाटर वेव्स और ये उसका सरफेस है, ये उसका सरफेस है। ओके, हम लोग इधर लिख के रखते हैं सरफेस। ओके, तो ये अपर लेवल हो गया और ये कहाँ हो गया, लोअर लेवल हो गया, लोअर लेवल हो गया। ओके, ये इसका बॉटम होगा ना समुंदर का, दिस इज बॉटम। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि जो भी पानी में रहने वाले जानवर है वो हमेशा नीचे ही क्यों रहते हैं, ऊपर क्यों नहीं आते, देख लेते हैं। चलो बहुत से स्टूडेंट से मैंने पूछा तो बोलते हैं उनको गर्मी लगती है। अरे बेटा मछलियाँ जो रहती है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उनको गर्मी का कुछ एहसास नहीं होता। चलो जान दो, चालू करते हैं। अभी देखो क्या होता है बेटा, एकदम इजी आंसर, एकदम इजी आंसर है, आप देख सकते हो। अगर मैं बोल रहा हूँ गर्मी का सीज़न है तो सन की जो सूरज है हमारे, इनकी जो रोशनी होगी, सूरज के जो सनरेज है, सन के सनरेज डायरेक्ट सरफेस पे गिरेंगे, बराबर है, डायरेक्ट सरफेस पे गिरेंगे। अगर डायरेक्ट सरफेस पे गिर रहे मतलब सरफेस का टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा रहेगा, याद रखना। सरफेस का टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अगर टेम्परेचर सरफेस का ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ किसी भी गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस ले लो, कैसी रहेगी, कम रहेगी ना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम, तो सरफेस पे आप देख सकते हो टेम्परेचर ज़्यादा है क्योंकि सूरज की डायरेक्ट रोशनी इधर आ रही है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, तो अभी पानी में कौन सा गैस डिजॉल्व हो सकता है, तो ऑक्सीजन। नॉर्मली हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो बेटा जो ऑक्सीजन का जो भी इधर डिजॉल्व होने का जो भी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा कि नहीं, मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी सरफेस के ऊपर, बराबर है, बराबर है इतना। चलो एज कम्पेयर टू द सरफेस एट द बॉटम साइड द टेम्परेचर इज नॉट हायर, बराबर है। तो अगर आप सरफेस के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करो लोअर को तो बॉटम को, तो आपको दिखेगा इधर टेम्परेचर बहुत कम रहेगा क्योंकि ठंडा मौसम है, इधर डायरेक्ट रोशनी पड़ रही, इधर तो आ ही नहीं रही, आएगी लेकिन बहुत कम आएगी। तो आप देख सकते हो इधर टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सॉरी कम रहेगा, सॉरी टेम्परेचर कैसा रहेगा, कम रहेगा। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मतलब इधर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा अवेलेबल रहेगा। तो मुझे बताइए मछलियों को या उन समुद्र में जो भी जानवर है उनको जीने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए चाहिए, तो वो इधर जाएंगे कि इधर रहेंगे, इधर रहेंगे ना, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कैसा मिल रहा है उन लोग को, ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए बेटा याद रखना solubility of oxygen at the low water level is very high as compared to the surface level. That's why aquatic animal prefer to stay at low water level during hot summer season. समझ में आ गया तुम लोग को, बहुत आसान होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सरफेस के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस डिक्रीज हो जाती है, लोअर सरफेस पे टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सरफेस कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती है, और इसलिए क्या होता है जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो लोअर वाटर लेवल पे रहते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली एक दो बार पूछा जा चुका है बोर्ड में, और जो पुराना सिलेबस था उसमें तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली दिया था एक्सरसाइज में। ओके चलो, तो आपको ये पता चल गया वाई डू एक्वेटिक एनिमल्स, तो इसका रीज़न भी लिख लेते ना हम लोग, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे। ओके, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो इसका क्वेश्चन आंसर इधर लिख रहा हूँ। फर्स्ट आंसर लिखते समय हमेशा अगर आप पॉइंट डालोगे, नंबर डालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो भी चेक करने वाला है मॉडरेटर होगा या कोई भी प्रोफेसर होंगे वो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि उनको पॉइंट वाइज आंसर मिलते रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट आपको इतना मालूम है सॉल्युबिलिटी, पहला ये लिखना चाहिए आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, दूसरा कौन सा सीज़न बोला है उन्होंने, हॉट समर सीज़न। तो हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग हॉट समर सीज़न, ड्यूरिंग हॉट समर सीज़न टेम्परेचर ऑफ द सरफेस
temperature of the surface is high and hence solubility of oxygen gas is low at surface level. ठीक है. तीसरा पॉइंट, बट टेम्परेचर एट द bottom is low as compared to surface level, hence solubility of oxygen gas is more at low water level. तो सबको अपनी ज़िंदगी बचानी है, तो ज़िंदगी बचाने को क्या बोलते हैं? सर्वाइव. Hence to survive in hot summer season aquatic animals prefer to stay at low water level. आसान है. ठीक है, देखो पॉइंट में आंसर मैंने लिख दिया और आपको समझ में भी आ गया, बहुत आसान था. ठीक है, चलो. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड हो गई. तो आपको मैंने हेनरीज लॉ पढ़ाया, मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट कैसा होता है वो भी पढ़ा दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस भी करवा दिया कि एक्वेटिक एनिमल्स लो वाटर लेवल में क्यों रहते हैं ड्यूरिंग हॉट समर सीजन. ओके, तो ये सब उसका आंसर था. तो हम लोग का जो भी सॉल्युबिलिटी का टॉपिक था, गैस का बोलो या लिक्विड का बोलो या सॉलिड का बोलो, ये इधर ख़त्म हो गया. ठीक है बेटा. तो अभी हम लोग जाएंगे एक नए टॉपिक पे, उसका नाम है वेपर प्रेशर. चलो. चलो, तो अभी हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर की. किसकी बात करेंगे? वेपर प्रेशर की. नाम से पता चल रहा है, वेपर प्रेशर. ठीक है. हम लोग के लोअर स्टैंडर्ड में था पढ़ने के लिए, 10th में या 9th में जो भी बोलो, हम लोग को वेपर प्रेशर सिर्फ मालूम था कि क्या होता है. इधर हम लोग पढ़ेंगे कि उस वेपर प्रेशर की वजह से क्या क्या हो सकता है. इसलिए आपको 12th में ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे, नए फील्ड में जाओगे, तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत काम आने वाली है. ठीक है. चलो, वेपर प्रेशर देख लेते. वेपर प्रेशर होता क्या? चलो, ये तो आपको समझ जाएगा. सपोज़ मैंने कंटेनर ले लिया और उसमें मैंने वाटर ले लिया. सिर्फ वाटर बोल रहा हूँ मैं. वाटर ले लिया और उसके ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया. क्या रख दिया? एक ढक्कन रख दिया. लीड बोल देते हैं हम लोग इसको, लीड बोल देते हैं. ओके, एक ढक्कन रख दिया. अभी मुझे बताइए, जब मैं इसको हीट करूँगा तो क्या होगा? क्या असर होगा? ये जो वाटर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल होने लगेगा और उसमें से वेपर्स निकलना चालू हो जाएंगे. ओके, समझो, ये वेपर्स निकलना क्या हो जाएंगे? चालू हो जाएंगे. अगर वेपर्स निकलना चालू हो रहे तो ऑब्वियसली वेपर्स क्या एक जगह बैठने वाले हैं? नहीं ना. तो वेपर्स क्या करेंगे? कहीं भी घूमने लगेंगे. तो उनका डायरेक्शन कहीं भी रहेगा. एक तो कुछ जन ऊपर जाएंगे, कुछ जन इस साइड पे जाएंगे, कुछ जन इस साइड पे जाएंगे. बराबर है. मतलब वेपर को कुछ डायरेक्शन नहीं होगा और वो क्या करेंगे? वॉल, कंटेनर के जो वॉल है उसको टकराएंगे और लीड को भी टकराएंगे. तो मुझे बताइए, लीड को टकराएंगे और वॉल को टकराएंगे, ये जो वॉल है साइड वाली उसको भी टकराएंगे. और टकराने के बाद कौन सी भी चीज़ प्रेशर अप्लाई करती है? तो वेपर टकराने के बाद जो प्रेशर अप्लाई करेगी उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे. तो इसका सीधा साधा डेफिनेशन देखो कैसा है. इट इज़ द प्रेशर exerted by vapors on the wall of container. अभी आप बोलोगे सर आपने सिर्फ वॉल ऑफ कंटेनर क्यों बोला, आपने लीड क्यों नहीं लिया? बेटा
याद रखना कभी भी लीड होगा या न होगा, इसके बॉयल से कुछ रिलेशन है क्या? हम लोग ढक्कन रह गया रखेंगे तो ये बॉयल होगा, ऐसा थोड़ी है। इसलिए मैं लीड कभी भी नहीं लूँगा इसमें, याद रखना। हाँ, लेकिन वॉल तो रहने वाला है। ओके, ये साइड नहीं रहेगा तो बैठेगा किधर, बराबर ना। तो बेटा याद रखना, इसमें लीड मत लिखना, लेकिन लीड हम लोग सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ले लिया है उधर, ठीक है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, सो तो इधर वेपर प्रेशर के डेफिनेशन हम लोग लिख रहे थे, वेपर प्रेशर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, वेपर प्रेशर। तो आपको समझ में आ चुका है वेपर प्रेशर क्या होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर कैसे डिफरेंस होता है, डिफरेंस कैसा होता है वेपर प्रेशर में। चलो अभी समझो मैंने 2 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में मैंने सिर्फ पानी भरा है, ओनली वाटर आई फिल्ड, और उसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया, ठीक है, ढक्कन रख दिया। और दूसरा जो कंटेनर है उसमें मैंने पानी ले लिया, आई हैव टेकन अ वाटर, पानी ले लिया, और उसमें मैंने शुगर भी ले ली, थोड़ी सी शुगर भी ले ली। ओके, तो आप देख सकते हो इस कंटेनर में सिर्फ पानी है, तो इस कंटेनर में अगर सिर्फ पानी है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं है, तो ये प्योर हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें पानी भी है प्लस शुगर भी है, और शुगर और पानी एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये सॉल्यूशन बनेगा। तो ये सॉल्यूशन है, इट इज़ नॉट अ प्योर सॉल्यूट और नॉट अ प्योर सॉल्वेंट, इट इज़ कम्प्लीटली अ सॉल्यूशन। तो ये क्या रहेगा, आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसके ऊपर भी मैं लीड लगा देता हूँ, ठीक है, ढक्कन लगा देता हूँ। ओके, अभी ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे एक टॉपिक है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ जाएगी आराम से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए। चलो चालू करते हैं। अभी दोनों को मैंने सेम टाइम पे हीट करना चालू कर दिया, सेम टाइम पे हीट करना मैंने चालू कर दिया। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि किसमें से वेपर्स जल्दी निकलेंगे, किसमें से वेपर जल्दी निकलेंगे, दिमाग लगाओ, किसमें से वेपर जल्दी निकलेंगे, किसमें से जल्दी निकलेंगे। ओके, चलो आप देख सकते हो तो इसमें से वेपर जल्दी निकलेंगे और जल्दी जाके टकराएंगे। ओके, इसमें से वेपर जल्दी निकलेंगे और जल्दी जाके टकराएंगे। तो ये टकराने के बाद कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इस प्रेशर को मैं बोल देता हूँ PA। क्या बोलेंगे, PA। समझो ये A है, इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं PA, वेपर प्रेशर ऑफ A, समझ लेना। और इसमें आप देखोगे एज कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा टाइम लगेगा वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। क्यों? बराबर बात है बेटा, क्योंकि बेटा आप देख सकते हो इसमें सिर्फ वाटर मौजूद नहीं है, इसमें आप देख सकते हो शुगर भी मौजूद है। मतलब इधर ये जो सरफेस है उधर वाटर मॉलिक्यूल भी रहेंगे और उनके बीच में छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स भी रहने वाले। डिसॉल्व है लेकिन मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना अंदर। ओके, छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल अंदर रहेंगे। तो बेटा जब आप हीट करोगे तो ये शुगर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको वेपराइज होने से रोकेंगे। नहीं भाई तू हो मत, हम है ना, बराबर है, क्योंकि शुगर ये नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, जल्दी तो उड़ता नहीं है शुगर। तो बेटा ये जो शुगर मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल को वेपर स्टेट में जाने के लिए रोकेंगे। मतलब इधर ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा वेपर में जाने के लिए और इधर कम टेम्परेचर लगेगा। वेपराइज होंगे लेकिन इसके बाद होंगे, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इधर शुगर प्रेजेंट है, कोई रोकने वाला है उनको। तो बेटा इधर से जो वेपर निकलेंगे समझो उनका वेपर प्रेशर हम लोगों ने PB मान लिया। क्या मान लिया, PB मान लिया। तो मुझे बताइए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और पूरा वाटर जो है कन्वर्ट हो वेपर में कन्वर्ट होकर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई कर देगा। और इधर आप देख सकते हो तो शुगर प्लस वाटर होने की वजह से शुगर उस वाटर मॉलिक्यूल को जो है उनके अंदर है उनको वाटर का वेपर में वेपराइज होने नहीं देगा जल्दी। तो बेटा इधर जो प्रेशर लगेगा वो कम लगेगा। तो आप देख सकते हो कि वेपर प्रेशर, एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज
हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपको दो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, क्यों वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है, क्यों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम रहता है, समझ में आ गया। क्योंकि इनको रोकने वाला कोई ना कोई है, इधर कोई है ही नहीं भाई, अपनी मन मर्जी चलेगी, इधर थोड़ी मर्जी चलने वाली, इधर सत्ता है भाई किसी की, तो शुगर की सत्ता है ना। तो बेटा ये हो गया वेपर प्रेशर के बारे में। तो देखो वेपर प्रेशर को अप्लाई करना आना चाहिए तुम लोग को। सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेटा वेपर प्रेशर के बारे में आपने इतना जाना कि वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ओके, मैंने लीड क्यों नहीं लिया, क्योंकि लीड इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, बराबर है, हम लोग को वॉल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर दैन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हाई क्यों रहता है, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वो उनको रोकेगा वाटर मॉलिक्यूल को वेपराइज होने के लिए। समझ में आ गया तुम लोग को। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ और एक बता देता हूँ, चलो इसमें बता देता हूँ मैं, और एक बता देता हूँ। मुझे बताइए अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना, पीए ज़्यादा है ना और पीवी कम है, अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, कम रहेगा ना। क्योंकि मुझे बताइए किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, इसको या इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं। तो इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, समझ लो 120 डिग्री सेल्सियस है, और ये क्या होगा, इससे जल्दी वेपराइज हो जाएगा ना, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। समझो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमेशा याद रखो जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है, याद रखना। तो इधर मैं और एक पॉइंट लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया आपको। तो ये बहुत बड़ी बात हम लोग को समझ में आ गई है कि इसको रोकने वाला सॉल्यूट था, इसलिए पहले मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बेटा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मतलब ज़्यादा हीट देंगे मतलब ज़्यादा टेम्परेचर होगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस बी, ए को हम लोग को कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो याद रखना जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जेई एडवांस और जेई मेंस नीट्स में बहुत काम आते हैं ये सब बातें। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, या बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। समझ में आ गया तुम लोग को। तो बेटा ये जो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, गहराई में जाने वाली बातें हम लोग ने सीखी है। ठीक है, तो हम लोग आज इधर ही स्टॉप करते हैं। और बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको राउल्ट्स लॉ पूरा पढ़ाने वाला हूँ, राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ में आप देख सकते हो, राउल्ट्स लॉ भले ही वो आप पढ़ोगे आपका बाहर हो जाएगा, लेकिन उसको समझने के लिए बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। राउल्ट्स लॉ के दो डेविएशंस होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। क्यों होते हैं वो डेविएशन, उनका ग्राफ कैसे बनता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हम लोग इधर रुक रहे हैं। और ये आप वीडियो देखो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उसको पॉज करो, फिर से वीडियो देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, राउल्ट लॉ के साथ। धन्यवाद।